Assalamu alaikum. Welcome back to another chemistry practical. Today we're going to be doing gravimetric analysis. ठीक है, हमें एक अननोन हाइड्रेटेड सॉल्ट प्रोवाइड कर दी गई है, उसका फॉर्मूला हमें बता दिया गया है कि इट इज MF4.7H2O. ठीक है, और हमने जो है वो इस M को वर्कआउट करना है, ये कौन सा एलिमेंट है. ठीक है, हमें मेरे ख्याल से एक और एडेड चीज भी ये बता दी गई है कि ये भी हमें एडेड इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि ग्रुप 2 एलिमेंट है और उसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है एक आपके सॉल्ट के मॉलिक्यूल में. ठीक है, एंड वी नीड टू वर्क आउट एम. अच्छा, अब हम ग्राविमेट्रिक एनालिसिस कैसे करेंगे. व्हाट वी बेसिकली गोइंग टू डू इसके हम जो है वो इस सॉल्ट में से पानी इवेपोरेट कर देंगे. ठीक है, एंड वो तरीका क्या होता है वो हम क्रूसिबल में पहले उसको डालेंगे और सारा प्रोसीजर देखेंगे क्रूसिबल में हम कैसे जो है वो उसको इस्तेमाल करके हम जो है वो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर सकते हैं. व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर. क्या ज्यादातर जो है वो एग्जामिनर आपको जो है वो प्रोसीजर में क्या लिख के देता है और कुछ चीजें अगर ओमिट करता है तो क्यों करता है और क्या एरर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको पता होना चाहिए. तो आज हम इंशाल्लाह जो है वो सब कुछ देख लेंगे. बंसन बर्नर को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से बता दूंगा. एंड दिस इज गोइंग टू बी होल कंप्लीट गाइड ऑन योर ग्राविमेट्रिक एनालिसिस. ठीक है, सो द प्रैक्टिकल इज टेलिंग अस कि भाई सबसे पहले जो है आपने बेस क्रूसिबल कर लेना है विद इट्स लिड. ठीक है, तो हम जो है वो अपना मास बैलेंस ऑन कर लेते हैं और क्रूसिबल विद इट्स लिड इसका जो है हम मास ले लेते हैं. इट इज कमिंग आउट टू बी, ये मैं लिख लेता हूं, इट इज 33.53. सो क्रूसिबल प्लस लिड इन ग्राम्स इज 33.53 ग्राम्स. ठीक है, फिर हमें ये बोला गया है कि तकरीबन 1.8 ग्राम्स के 1.8 ग्राम से लेके 2.2 ग्राम्स तक ट्रांसफर योर अननोन सॉल्ट इनटू दिस क्रूसिबल. सो लेट्स आल्सो डू दैट. और उसके लिए मुझे जो है वो स्पैचुला चाहिए होगा. स्पैचुला मैंने, सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 1.8 टू 2.2 ग्राम्स के बीच में. अभी 33.53 है रीडिंग. ठीक है, तो 33.53 में अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो 35.53 मैं इसके अंदर जो है वो इतना जो है वो सॉल्ट को ट्रांसफर कर दूंगा कि 35.53 हो जाएगी. ठीक है, आई एम पुटिंग 2 ग्राम से, तो मैंने जो है वो 35.50 ग्राम जो है वो ट्रांसफर कर दिया है. कि 1.8 टू 2 ग्राम्स के ऑब्वियसली बीच में ही होगा. हम ये भी नोट डाउन कर लेते हैं, हमारा जो विद लिड एंड विद द सॉल्ट ट्रांसफर्ड है वो 35.50 ग्राम्स आ रहा है. ठीक है, हमने ये भी नोट डाउन कर लिया है. एंड जो है वो ऑब्वियसली आप फिर अब सॉल्ट का निकाल सकते हैं. 35.5 माइनस कर दीजिएगा अपनी नीचे रीडिंग से 33.5 से. इतना हमारा काम हो गया है. मैं इसको जरा जो है वो साइड में कर लेता हूँ, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है. लेट्स पुट दिस टुवर्ड्स द साइड. अच्छा, नाउ वी नीड टू जो है वो हीट द क्रूसिबल. हमें इसमें से वाटर का कंटेंट जो है वो इवेपोरेट करना है. ठीक है, फर्स्ट लेट मी गो ओवर द होल प्रोसीजर जो आप करते हैं, ताकि फिर हम एक दफा कर रहे हो तो वो दोबारा सारे पॉइंट्स जो है वो रिएटरेट हो जाए और ये भी डिस्कस हो जाए साथ साथ कि इस प्रैक्टिकल में किस किस चीज को ओवरलुक किया गया है और क्या क्या चीजें उसमें बेहतर की जा सकती है. ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप क्रूसिबल को जो है वो हीट करेंगे, यू आर गोइंग टू यूज दिस, ट्राइपॉड स्टैंड कहलाता है. और आपको मिलेगा एक पाइपलेट ट्राइंगल. ठीक है, एक ट्राइंगल टाइप चीज है. आप इसको जो है वो इसके बीच में सेट कर देंगे और जो है वो आपका क्रूसिबल जो है वो क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू, ये यहाँ पे बीच में आराम से जो है वो ये खड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो जनरली स्पीकिंग जब आप चीजों को हीट करना शुरू करते हैं, जब आप क्रूसिबल को हीट करना शुरू करोगे तब आप शुरू में जेंटली हीट करोगे. ठीक है, तकरीबन 1 से 2 मिनट यू नीड टू जेंटली हीट इट. जेंटली हीट क्यों करते हैं, जेंटली हीट इसलिए करते हैं ताकि एकदम से सारा पानी ना उड़े. क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा एकदम से गर्म कर दिया, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी सॉल्ट डिकम्पोज कर जाए. ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब वो पानी इवेपोरेट हो रहा हो वो इतनी तेजी से होने लगे शुरू में ही कि वो सॉल्ट के भी कुछ पार्टिकल्स बाहर उड़ा के ले जाए और आपका जो मास आपने रिकॉर्ड किया था वो फिर रॉन्ग हो जाए. फिर ऑब्वियसली आपकी एक्सपेरिमेंट जो है वो करेक्ट नहीं होगी. दूसरा ये होता है कि ज्यादातर जब आप जेंटली हीट कर रहे होते हैं यू प्लेस द लिड एंड देन जेंटली हीट, ताकि अगर जो है वो वाटर बहुत जल्दी इवेपोरेट होना भी शुरू हो गया और कुछ पार्टिकल्स बाहर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सेटल डाउन हो जाएगा, लिड उनको एस्केप नहीं करने देगी. लेकिन इस प्रैक्टिकल में जो है वो लिड को शुरू में नहीं रखवाया है. द प्रैक्टिकल सेज कि विदाउट द लिड प्लेस द क्रूसिबल ऑन द पाइपलेट ट्रायंगल एंड हीट जेंटली फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट एंड देन स्ट्रांगली फॉर 4 मिनट्स. ठीक है, तो एक ऐसा हो सकता था यहाँ पे क्वेश्चन कि आपसे पूछते कि भाई हमने शुरू में लिड नहीं रखा, लेकिन लिड रखते तो उससे क्या फायदे हो सकते थे, उससे क्या नुकसान होते थे. नुकसान तो नहीं हो सकते थे कोई, लेकिन फायदे ये हो सकते थे कि जो है वो आपका अगर कोई सॉल्ट उड़ के बाहर जाती है तो वो नहीं जाती उसके.
ठीक है, बहरहाल हम इतना कोई हाई फ्लेम टेम्परेचर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो सॉल्ट उड़ के हमारी बाहर नहीं जाएगी। फर्स्ट गोइंग टू जेंटली हीट, ताकि क्रूसिबल और जो उसके कॉन्टेक्ट्स है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पहुंच जाए। उसके बाद फिर हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, ताकि इसमें से जो है वो हमारा सारा का सारा पानी जो है वो उड़ जाए। ठीक है, आफ्टर दैट जब आपने स्ट्रॉन्गली हीट कर लिया, ठीक है, देन द एग्जामिनर हैज सेड कि प्लेस द लिड ऑन द क्रूसिबल एंड अलाउ इट टू कूल या लीव इट टू कूल। अच्छा, अब जाहिरन बात है, आपका पानी उड़ गया, अब हमने ये देखना है कितना पानी उड़ा, तो ऑब्वियसली हमें सारा पानी उड़ाने के बाद फिर मास चाहिए। ठीक है, द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज नॉट टू हीट इट वन टाइम। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 मिनट से स्ट्रॉन्गली हीट करो, बस खत्म करो, लिड रखो और फिर जो है वो अलाउ इट टू कूल और फिर मास ले लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग ले लेना उसकी मास की। लेकिन ज्यादातर हम ये नहीं करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज कि भाई आपने जो है वो स्ट्रॉन्गली हीट कर लिया फॉर 4 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप इसको कूल करने छोड़ देंगे, लिड रख के थोड़ा बहुत ही कूल हो जाए। ठीक है, यू विल ऑब्वियसली बी यूजिंग द tongs एंड एवरीथिंग टू हैंडल इट। वो सारी प्रिकॉशंस आपके पास होनी चाहिए हैं। और फिर आप जो है उसको वेट इसका मास लोगे दोबारा। ठीक है, दैट्स अब इस प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल क्या कह रहा है, बस ये मास दो, खत्म हो गई कहानी। हम ये नहीं करते, हम मास लेते, फिर हम दोबारा से हीट करते, फिर दोबारा मास लेते। ठीक है, और हम ये जब तक करते रहते हैं जब तक हमारा मास कांस्टेंट नहीं आ जाता। राइट, सो फॉर एग्जाम्पल जो है वो आपका पहली दफा में वो हीट करने के बाद, अभी मेरे पास 35.5 था, हमने हीट करा फॉर एग्जाम्पल, अभी 34.45 आ जाता है। ठीक है, फिर आप दोबारा रीहीट करके फिर दोबारा रीवे करते हैं तो 34.40 आ जाता है। इसका मतलब क्या था, अभी भी उसमें 0.05 ग्राम ऑफ वाटर जो उड़े नहीं थे, तो वो भी हम लौटा दिए। फिर हम दोबारा रीहीट करके फिर हम दोबारा लेते और फिर अगर 34.40 आ जाता, हम जब तक करते रहते जब तक हमारा कॉन्स्टेंट नहीं हो जाता। ये बहुत करीब दो रीडिंग्स लिया था। इफ वी गॉट वेरी क्लोज टू रीडिंग्स तो फिर हम उधर स्टॉप कर सकते हैं, हम ये अचीव कर सकते हैं। ठीक है भाई, सारा पानी उड़ गया, अब इसके अंदर मजीद और कोई पानी उड़ने की गुंजाइश नहीं। सो दिस इज एन एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक दफा किया हुआ है। वो आपसे पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि रीहीट क्यों करते हैं और बार बार रीवे क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि सारा का सारा पानी आपका उड़ जाए और आपके पास एक कॉन्स्टेंट मास आ जाए। ऑब्वियसली इस प्रैक्टिकल में वो रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी नहीं डाली। उनको पता होगा कि इस सॉल्ट को बस 4 मिनट हीट करके ही मोस्ट प्रॉब्ली इसमें सारा का सारा पानी जो है वो उड़ जाएगा। ठीक है, जेंटली हीट कैसे करेंगे, स्ट्रांगली हीट कैसे करेंगे, वो मैं आपको बंसन बर्नर के थ्रू बता दूंगा एंड में। लास्ट थिंग इज कि जब आप ये क्रूसिबल को जो है वो कूल करने छोड़ेंगे तो लाजमन इस पे लिड रख के और कूल करने छोड़ेंगे। द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि हम एक हाइड्रेटेड सॉल्ट में से पानी उड़ाने की कोशिश करें। जब आप इसको कूल करने छोड़ेंगे तो हो सकता है आसपास की सराउंडिंग एयर में से को मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके कुछ फ्यू मॉलिक्यूल्स वापस से हाइड्रेट हो जाए। वो हम नहीं चाहते, वी डोंट वांट आउटसाइड एयर टू हाइड्रेट आवर सॉल्ट अगेन। तो हम बस इस पे लिड रख लेते हैं, मेक श्योर करते हैं कि भाई जब कूलिंग हो रही है, कूलिंग में कोई बाहर के वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें जाके रिएक्ट नहीं करें और हमारा जो है वो एक्सपेरिमेंट को गलत ना करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट। ये मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया है, अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। सो लेट्स जो है वो जेंटली हीट, जेंटली हीट कर रहे हैं। जेंटली हीट कैसे पता, बिकॉज अभी फ्लेम का इतना वो नहीं है। सो वी गोइंग टू हीट इट, अभी 143 हो रहे हैं, 144 तक इसको जेंटली हीट करते हैं। ठीक है, एंड जेंटली हीट और स्ट्रॉन्गली हीट में क्या डिफरेंस होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अभी हमने इसको जो है वो बस जेंटली हीट पर रखा, हमारी फ्लेम का बहुत टेम्परेचर नहीं है। फ्लेम का हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, तो आई विल शो यू कि वो कैसे इंक्रीज होता है। अच्छा, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रॉन्गली हीट। अच्छा, स्ट्रॉन्गली हीट कैसे करती हैं, तो आप जो है वो अपने इस नीचे को ये जो दिया हुआ है आपका उसको टर्न करेंगे और आपको नजर आएगा यहाँ पे एक होल ओपन अप हो गया। जब वो होल ओपन अप होगा देन आपकी फ्लेम जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांगली हीट करना शुरू कर देगी, वो बहुत ज्यादा आपकी फ्लेम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यू जस्ट नीड टू ओपन दिस होल अप। आप इस होल को बंद कर देंगे तो फिर जेंटली हीट होगा। आप इस होल को जो है वो टर्न कर देंगे ताकि फिर जो है वो इसमें ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा बढ़ जाए। इट्स गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रांगली हीटिंग योर सॉलिड। ठीक है, अभी 1 मिनट तक हमने जो है वो स्ट्रांगली हीट कर दिया है। अब हम जो है वो इसको मजीद जो है वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इसको जो है वो 3 to 2 मिनट्स तक हम इसको जो है वो स्ट्रांगली, ओके, तो बस तकरीबन आधा मिनट और करना है, वो हो जाएगी फिर ये हमारे पास 4 मिनट्स। वी डोंट नीड टू बी वेरी एक्यूरेट एट दैट टाइम, तो आपको स्टॉप वॉच ली जाएगी, आप अपना हम जो भी है आपके पास आपकी जो वॉल क्लॉक होगी उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1 मिनट की ड्यूरेशन देखनी है आपने और फिर आपने 4 मिनट्स की ड्यूरेशन देखनी है, दैट्स व्हाट यू वाच इट। ठीक है, तो ये हो जाए 148 हो जाए तो फिर मैं इसको हटाता हूँ एंड देन जो है वो place the lid on that and allow it to cool. Okay, 148 हो गए हैं, आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम, ये फ्लेम पेपर से दूर कर लेते हैं। ठीक है, और फ्लेम को भी जो है वो दूर कर लेते हैं एंड हम जो है वो इसके ऊपर लिड रख देते हैं
ताकि अब जब ये कूल हो तो वापस से मॉइस्चर को जो है वो एब्जॉर्ब ना करे। ठीक है, मैं जो पहले समझा रहा था, आई डोंट नो इफ इट वाज वेरी विजिबल ऑन द कैमरा और नॉट। यहाँ पे आपके पास एक होल है ओवर हियर, दिस ब्लैक होल। आप इसको बंद कर सकते हैं और आप इसको ओपन अप कर सकते हैं कि आज आपके ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जेंटली हीटिंग, दिस इज जेंटली हीटिंग एंड दिस इज स्ट्रांगली हीटिंग। ठीक है, तो स्ट्रांगली हीटिंग में आपकी फ्लेम जो है वो ब्लू हो जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जेंटली हीटिंग में आपकी थोड़ी सी ऑरेंजिश फ्लेम होती है। सो और ये क्यों होता है? सिर्फ ये जब आप इंटेक बढ़ाते हैं ना अंदर से नीचे से, सो क्या होता है, नीचे से ऑक्सीजन भी साथ जा रही होती है, तो वो मीथेन और ऑक्सीजन फिर ज्यादा ऑक्सीजन जब होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छी कंबशन टेकने से होगी, तो आपका जो है वो, इसलिए आपकी फ्लेम भी ब्लू हो जाती है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा बहरहाल मैं अब इसको बंद कर लेते हैं, लेट्स अलाउ इट टू कूल एंड फिर जो है हम बाकी प्रैक्टिकल को जो है वो परफॉर्म करेंगे। अच्छा, सो अब इतना टाइम हो चुका है, हमने इसको कूल करने भी छोड़ दिया कि आई कैन नाउ हैंडल इट विद माय ओन हैंड्स। ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो यूज टोंग्स, बट इतना ही वेट कीजिए क्योंकि आपने इसको मास बैलेंस पे ही रखना है, तो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। अब मैं इसको जो हूँ वो मास बैलेंस को ऑन करता हूँ एंड लेट्स रीवे दिस। ठीक है, लिड मत उतारिएगा, बिकॉज अगर आप लिड उतार देंगे तो फिर मास गलत होगा, क्योंकि आपने शुरू में लिड के साथ दिया था। दिस इज वर्किंग आउट टू बी 34.47 ग्राम्स। हम ये नोट डाउन कर लेते हैं, आफ्टर हीटिंग ऑफ फॉर 5 मिनट्स जो हमने हीट किया, ये हमारा है 34.47 ग्राम्स। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस प्रैक्टिकल, मतलब इसमें और कुछ हमने और कोई प्रैक्टिकल के हवाले से नहीं करना है। ठीक है, नाउ ऑल वी नीड टू डू इज, मैं आपको टेबल भी पूरा कंप्लीट करके दिखा दूंगा कि उसमें हमने क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू डू द ऑल ऑफ द कैलकुलेशन, और इस एम को वर्कआउट करेंगे ग्रुप 2 में से कौन सा एलिमेंट है दिस एम। ठीक है, सो ऑन टू द कैलकुलेशन। और जो भी हमने जो है वो वैल्यूज नोट डाउन करी थी। अच्छा, अब इधर जो है वो इतनी जगह नहीं दी हुई कि एक पूरा प्रॉपर फुल फ्लेज में एक ही लाइन बनाता टेबल, तो मैं कुछ वैल्यू तो लिखूंगा और फिर मैं कुछ वैल्यू तो लिखूंगा और मैं सारे मासेस जो है वो आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या मेजर किया? वी मेजर्ड द मास ऑफ क्रूसिबल प्लस लिड। ठीक है नी, एंड दैट वाज मेजर्ड इन ग्राम्स, नेवर फॉरगेट योर यूनिट्स। तो वो हमारे पास आया था। अच्छा, ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग आई डिड नॉट जो है वो चेंज दिस, बट जब मैं स्पैचुला वगैरह ढूंढ रहा था तो थोड़ी सी रीडिंग फ्लक्चुएट हुई थी। दिस वाज एक्चुअली 33.49 ग्राम्स। ठीक है नी, सो दिस इज 33.49 ग्राम्स हमारे पास। अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास मास ऑफ प्लस योर वॉट एवर दिस थिंग इज, क्या लिखेंगे हम उसको? FB4 लिख लेते हैं। ठीक है, मास ऑफ लिड प्लस क्रूसिबल प्लस FB4 इन ग्राम्स, बुक्स FB4 इन ग्राम्स, तो ये हमारे पास आ रही थी 35.50 ग्राम्स। ठीक है, एक्चुअली उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं? हम ऑब्वियसली ये निकाल सकते हैं कि हमने कितनी मास ऑफ FB4 ट्रांसफर की है। सो लेट्स वर्क दैट आउट, मास फॉर ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब आप मास ऑफ FB4 ट्रांसफर्ड लिख लें, या फिर आप ये लिख लें मास ऑफ FB4 बिफोर हीटिंग, बोथ ऑफ देम आर फाइन। ठीक है, मैं मास ऑफ FB4 ट्रांसफर्ड लिख रहा हूं, और ये कैसे निकलेगा? 35.5 माइनस 33.49, सो वी आर गेटिंग 2.01 ग्राम्स। ठीक है, 2.01 हमारे पास ये ग्राम्स आ रहे हैं इसके। अच्छा, फिर हमने क्या किया? फिर हमने हीटिंग करी और फिर मास लिया था, तो वो भी लिख लेते हैं हम, हमने क्या लिया था। इसको भी हम किस चीज में नोट कर रहे हैं? इसको भी हम ग्राम्स में ही नोट कर रहे हैं। तो दिस वाज 34.47, दिस वाज 34.47 grams. And then lastly हमने जब ये कर लिया तो फिर हमने बोला कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द मास ऑफ FB4, द मास ऑफ रेजिड्यू आफ्टर हीटिंग एंड द मास ऑफ वाटर लॉस। तो हमें मास ऑफ रेजिड्यू आफ्टर हीटिंग भी करना है और मास ऑफ वाटर लॉस भी निकालना है, तो ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, मास ऑफ FB4 मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, लेट्स नाउ डू द नेक्स्ट थिंग्स। ये निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा? ये ऐसे निकलेगा जब हम अपनी 34.47 वाली वैल्यू 33.49 वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे। विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दीस टू, बिकॉज ये था जब उसमें सॉल्ट नहीं थी, और ये है जब उसमें वो सॉल्ट है जो हमने आफ्टर हीटिंग कर ली, राइट? सो विल जस्ट सब्ट्रैक्ट दीस टू टू गेट द मास ऑफ सॉल्ट रिमेनिंग, यानी वो कितना जो है वो उसमें रह गई है, वो निकाल लेते हैं। 33.49 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसमें तकरीबन जो है वो 34.47 माइनस 33.49 बिल्कुल सही है, 0.98 ग्राम्स
ऑफ सॉल्ट जो है वो हमारी, या फिर हमारी रेजिड्यू जो है वो हमारा पीछे जो रह गया है, और हम इसी तरह जो है वो क्या कर लेंगे, मास ऑफ वाटर लॉस भी निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, आपको पता आपने 2.01 ट्रांसफर किया था, लेकिन पीछे सिर्फ और सिर्फ 0.98 रह गया है। सो यू कैन सब्ट्रैक्ट 2.01 में से 0.98, तो आपको मिल जाएगा कि आपने 1.03 ग्राम्स क्या करेंगे, आपने लूज करेंगे, यू हैव लॉस्ट 1.03 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, आपने जो है वो टोटल सॉल्ट में से वो माइनस कर लिया जितनी सॉल्ट रह गई थी, तो पानी के पास आ जाएगा। बाकी ये दोनों कॉलम्स फालतू थे, इनकी कोई जरूरत नहीं थी। आप ये भी कर सकते थे कि आप सीधा सीधा लाइनों में जो है वो 1 2 3 4 5 6 लाइनों में आप सीधा सीधा लिख लेते। मैंने बस इसको एक इस तरीके से कर लिया कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाए, बट इधर कोई टेबल शेबल बनाने का नहीं बोला हुआ, तो इट्स ओके, आप ऐसे भी इसको कर सकते थे। Calculations calculate the number of moles of water lost when your sample of this much was heated। तो भाई हमने moles of water निकालना है, हम सबको पता है moles of water कैसे निकलेंगे, वो ऐसे निकलेंगे कि भाई जितना मास ऑफ वाटर आपका लूज हुआ, ठीक है जी, उसको आपको डिवाइड करना होगा बाय दी एमआर ऑफ वाटर। सो लेट्स टेक दी मास ऑफ वाटर लॉस्ट, कितना हुआ है 1.03, 1.03 डिवाइड मारते हैं बाय दिस, दिस बाय दी एमआर ऑफ वाटर विच इज 18, सो ये आ जाएगा 1.03 डिवाइड बाय 18। अच्छा, मेरे पास जो है वो ये आ रहा है जीरो, एक सेकेंड, 0.0572, 0.572। ठीक है, आई एम गोइंग टू कीप इट टू थ्री सिग्निफिकेंट बिकॉज मेरे पास ये वैल्यू थ्री सिग्निफिकेंट है, तो लेट्स कीप इट एज 0.0572 मोल्स। Write the equation for the reaction that occurs when MSO4.7H2O is heated. Include state symbols. So let's include the state symbols. जब हम MSO4.7H2O को हीट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज गोइंग टू ड्रॉ ऑफ, तो बेसिकली MSO4 रह जाएगा पीछे, और आपके पास 7 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो रिलीज हो जाएंगे। किस फॉर्म में रिलीज होंगे, गैस फॉर्म में, बिकॉज ये सारे निकल रहे हैं बाहर, ये पीछे नहीं रहते, ये उड़ जाती हैं, और ये ऑब्वियसली सॉलिड है, एंड दैट इज ऑल्सो सॉलिड। दीज आर द स्टेट सिंबल्स। फिर हमारे पास क्या है, डिड्यूस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट MSO4 लेफ्ट आफ्टर द हीटिंग। ठीक है, अब ये कैसे निकलेंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो हम बैलेंस्ड इक्वेशन से निकाल लेते हैं, राइट, बिकॉज आई नो मोल्स ऑफ वाटर जो है वो जो लूज होने थे वो 0.0572 थे, तो आई कैन सी दैट द बैलेंस्ड रेशियो टेल्स मी कि भाई आपका जो है वो 1:7 का रेशियो है, राइट। लेट्स राइट दिस डाउन। आई कैन सी दैट MSO4 डॉट H2O, इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो 1:7 का है, ठीक है। एंड मेरे पास पानी के कितने मोल्स आए हैं, 0.0572, 0.0572 is to x. Let's calculate what is this value working out to be. So x मेरे पास आ जाता है, डिवाइड बाय 7 कर देंगे हम इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 8.175 इंटू 10⁻³ और ऑब्वियसली थ्री सिग्निफिकेंट लेके चल रहे, तो मैं इसको थ्री सिग्निफिकेंट लिख लेता हूँ, मैं इसको 8.18 लिख लेता हूँ, 8.18 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये मेरे पास ये आ गए, और अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं कि सर हम उसके मास को इसके एमआर से क्यों नहीं डिवाइड करें, बिकॉज मुझे इसका एमआर नहीं पता, I don't know what M is over here. So I will obviously have to rely on the balanced equation to work out the moles of MSO4 through the ratio. ठीक है, नेक्स्ट पे वो बोलते हैं फिर आपको कि भाई कैलकुलेट द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ MSO4.7H2O। अब आप ये कर लेंगे आराम से, क्योंकि आपको पता है MR कैसे निकलेगा, MR निकलेगा मास को जब हम मोल से डिवाइड करेंगे। They've asked you for the whole .7H2O, ठीक है, तो इस फिर ऐसा करते हैं, हम 0.98 नहीं लेते, बल्कि हम ये पूरी वाली का ही लेते हैं जिसमें सब कुछ था, 2.01 ही लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक दैट। आई डोंट नो व्हाई दिस वाज डन, आप एनहाइड्रस का भी सीधा ले सकते थे, बट चलो, आई मीन लाइक फॉर सम रीजन ऐसे किया हुआ है। यहाँ पे एनहाइड्रस पूछा है और नेक्स्ट में पूछ रहे हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट का एमआर बता दें, सो दैट इज काइंड ऑफ रॉन्ग, लेकिन चलो खैर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे एनहाइड्रेट्स का पूछा था, तो 1:7 का रेशियो लगा के मैंने एनहाइड्रेट्स को बता दिया, लेकिन आपको ये भी नजर आ रहा है कि उन दोनों के बीच में 1:7 का ही रेशियो, 7 लिखा हुआ है इसके आगे, 1 लिखा हुआ है उसके आगे, राइट, सो 1:7 का ही रेशियो है, तो यही मोल्स इसके भी है, MSO4.7H2 के भी है, so I can plug that in, 8.175 into 10⁻³ 8.175 into 10⁻³, then we will work out the MR of our compound.
So 2.01 divided by 8.175 into 10 power minus 3. So we are getting 245.9 आ रहा है हमारे पास, ठीक है जी। और एमआरस को हम यूजुअली जो है वो फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक देते हैं, तो 245.9 में इसको लिख रहा हूं। अच्छा, अब एक तो ने ये कर दिया, ऐसे भी कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को, लेकिन ऑब्वियसली यहां पे नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप खुद कर रहे होते तो ये भी करा जा सकता कि आप एनहाइड्रस के ही एमआर निकालते बस। तो आप जो है वो क्या करते, आप 0.98 को लेते और उसको डिवाइड मारते बाई दी मोल्स जो आपने निकाले। आप एनहाइड्रेट्स के थ्रू भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, हाइड्रेट के साथ भी कर सकते हैं। बस हाइड्रेटेड में ये है कि आपको 7 H2O डालने पड़ेंगे, एनहाइड्रेट्स में आपको 7 H2O नहीं डालने पड़ते। और आप मास भी अगर यहाँ पे लेते, वो निकालने के लिए उसका एमआर क्या है वो आप बस 0.98 वाला लेते, जो उसका बगैर पानी वाली चीज का मास था। है बहरहाल, सो लेट्स वर्क आउट दी एआर। अच्छा, अब एआर कैसे निकलेगा, वी नो 245.9, ये कहां से आ रहा है, एम एम का हमें नहीं पता क्या है, तो हम उसको एम ही लिख लेते हैं। सल्फर का हमें पता है 32.1 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का हमें पता है 4 into 16 होता है, और पानी का एज अ होल हमें पता है 18 होता है, तो दिस इज 7 into 18। अब हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 245.9 माइनस 32.1 माइनस 4 into 16 एंड देन माइनस 7 into 18। So the value we are getting for M is working out to be 823.8, ठीक है। एंड आई होप आपको इधर से जो है वो काफी इजीली समझ में आ गया हो कि 23.8 के करीब करीब आपने देखना है कौन सा ग्रुप 2 का एलिमेंट है which has an AR very close to 23.8, and you will find that it is magnesium, which is the correct answer to this question as well. Magnesium ही होना चाहिए था ये, it should have been magnesium, ठीक है। In the method used above, the lid was placed on the crucible when the crucible was left to cool. Explain why the lid was placed on the crucible. मैं आपको ऑलरेडी इसका आंसर बता चुका हूं, ताकि सराउंडिंग एयर से कोई मॉइस्चर जो है वो रिएक्ट करके वापस से सॉल्ट को हाइड्रेट ना कर दे, ठीक है। सो व्हाट वी वांट टू राइट, वी वांट टू से, तो हम इसलिए लिड रखते हैं ड्यूरिंग कूलिंग, ताकि बाहर की चीजें फालतू में आकर रिएक्ट ना करें, क्योंकि मॉइस्चर में और भी चीजें होती हैं, मतलब मॉइस्चर कह रहा हूँ, हवा में और भी चीजें होती हैं। सो वी जस्ट डोंट वांट इट टू बी एक्सपोज टू एयर, वी वांट इट टू बी अपनी इन्वायरमेंट भाई कूल हो रहा है, अब हमने उसके अंदर मजीद इसमें से कोई चीज ना उड़नी चाहिए, ना इसमें से जो है वो क्या कहते हैं कोई चीज अंदर जाके रिएक्ट करनी चाहिए। So rest and explain the effect on the calculated value of the relative atomic mass of M if the lid had not been placed on the crucible during cooling, ठीक है जी। तो क्या होता अगर जो है वो आप जो है वो ड्यूरिंग कूलिंग लिड नहीं रखते, अगर आप ड्यूरिंग कूलिंग लिड नहीं रखते, तो क्या होता, आपके मास, जो आपका मास आना चाहिए था, यानी जो आपका मास आया है ना ये 0.98 वाला, ये क्या आता, ये आ जाता ज्यादा, राइट। ये जो 34.47 वाली आ रही थी 34.47 आती, मे भी आ जाती 35.50, सॉरी 35 आ जाती, फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो इससे क्या होता है, एक फॉल्स इंप्रेशन पड़ जाता हमें, राइट। सो बेसिकली क्या होता कि इफ हमारे पास क्या आता, हमारे पास जो हमारा रेजिड्यू का मास है, यानी इसका जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कोई पानी नहीं है, वो ज्यादा आता, राइट। तो फिर वो क्या आता, वो ज्यादा आता। और जब आपका मास ज्यादा आता, तो हम सबको पता है भाई जब मास ऑफ रेजिड्यू ज्यादा है तो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास भी ज्यादा आता, क्योंकि ये हमें ये फील होता है कि यार ये मास हमारा ज्यादा है, और जब हम कैलकुलेशन करते हैं उसका एमआर भी ज्यादा आता। वाई, बिकॉज एमआर की कैलकुलेशन में मास ऊपर जाता है, मोल्स नीचे जाते हैं, राइट। सो जब मास ज्यादा होता तो फिर आपका एमआर भी ज्यादा था, और जब आपका एमआर ज्यादा था आपका एआर भी ज्यादा आता, तो आपकी जो एटॉमिक मास की, रिलेटिव एटॉमिक मास की जो वैल्यू होती वो हायर होती, राइट। सो लेट्स पुट दैट ओवर हियर। तो दैट इज इट फॉर दिस क्वेश्चन पेपर, बस यहाँ पे खत्म हो जाता है, सारी चीजें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, अब जो है वो एक और बात मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ रिडॉक्स टाइट्रेशन के हवाले से, जब मैंने आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वर्कआउट करना सिखाया तो मैंने वहां पे वो चीजें डिस्कस करी है, ठीक है जी। एक इशू ये आ सकता है कि जब आप हीट कर रहे हो, ठीक है, हम ये केसेस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता था कि आपका ए आर हायर आता, हायर फॉर एम देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि ए आर लोअर फॉर एम देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज है ये। क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी क्या है, ए आर हायर फॉर एम देन एक्सपेक्टेड, एंड दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ए आर लोअर फॉर एम देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है, राइट, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, अगर ए आर हायर फॉर एम है देन एक्सपेक्टेड, तो व्हाई वुड दैट हैव बीन द केस, मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूं, ठीक है।
अगर हमारा ए आर हायर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अभी हमने देखा कि ए आर हायर क्यों आता, बिकॉज जो मास है ये ऊपर वाला, ठीक है जी, वो ज्यादा आता। दैट मास वुड हैव बीन वर्कड आउट टू बी मोर, ठीक है। ऑल्दो हमने वैसे कैलकुलेशन नहीं करी, हमने हाइड्रेटेड का निकाला है, लेकिन इट वुड हैव मेड मोर सेंस कि अगर आपने 0.98 निकलवाया है तो हम 0.98 को ही डिवाइड बाय ये करते और हमारे पास सीधा सीधा MsO4 के एम आर आ जाता। हमें पूरा MsO4.7H2O निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, राइट। बट वो फिर भी उसने निकलवा लिया है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करें यार ए आर हायर है एम का, तो वो क्यों हायर है? वो इसलिए हायर है बिकॉज आपका एम आर हायर है। और एम आर कैसे हायर आ सकता है? एम आर हायर ऐसे आ सकता है कि आपका जो मास ऑफ रेजिड्यू है वो आपका ज्यादा आया है, मास ऑफ रेजिड्यू ज्यादा आया है, ज्यादा आया है, ठीक है नी? या फिर अगर आप इसका कन्वर्स देखना चाहें तो मास ऑफ वाटर लॉस्ट कम आया होगा, राइट। आप ये भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ रेजिड्यू ज्यादा आया है, उस जितना आना चाहिए तो उससे ज्यादा आ गया, या फिर मास ऑफ वाटर लॉस्ट कम आया है, राइट। जब भी एम आर ज्यादा आ रहा है, जब भी मास ज्यादा आ रहा है, राइट। तो अब ये क्यों हुआ? ये इसकी अब एक एक्सप्लेनेशन बनती है कि आपके पास जो है वो, मैं सही लिख रहा हूँ ना, ए आर हायर एम आर हायर मास रेजिड्यू ज्यादा आया है, मास ऑफ वाटर लॉस कम आया है, बिल्कुल सही है। तो अब ये क्यों आया होगा एरर? ये इसलिए आया होगा बिकॉज आपने उसको इतनी देर तक हीट नहीं किया। तो इसका फिक्स क्या होगा? इसका फिक्स होगा हीट स्ट्रांगली फॉर मोर टाइम, या फिर जो मैंने आपको बताया था इन द प्रैक्टिकल कि हम वैसे ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, हम उसको हीट करते रहते हैं अनटिल एंड अनलेस वी गेट अ कांस्टेंट मास। तो हीट स्ट्रांगली फॉर मोर टाइम और हीट अंटिल कांस्टेंट मास, या फिर रीहीट अंटिल कांस्टेंट मास, कांस्टेंट मास, ठीक है। आई होप मेरी राइटिंग से आप बॉदर ना हो रहे हो। आई एम ऑन अ डिफरेंट डिवाइस राइट नाउ, तो इसलिए जो है वो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही, इस पे अच्छी नहीं हो पा रही। एंड दूसरा, अगर हमारा ए आर लोअर फॉर एम आता देन एक्सपेक्टेड, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एम आर लोअर है, और अगर आपका एम आर लोअर है तो इसका मतलब है आपका मास ऑफ रेजिड्यू कम आया है, मास ऑफ रेजिड्यू कम आया है। या फिर अगर आप इसका कन्वर्स सोचें तो ऐसा हो रहा है या ऐसा मालूम होता है कि मास के, ऐसा मालूम होता है कि ज्यादा पानी उड़ गया, है ना, ज्यादा पानी उड़ गया, यही हो रहा है, राइट। अगर आपका एम आर कम आ रहा है या आपका मास कम आ रहा है तो बेसिकली यही हुआ ना, या यही एक्सपेक्टेशन है ना, या एक फॉल्स इंप्रेशन ये पड़ रहा है कि भाई आपका पानी ज्यादा उड़ गया। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, जिस चीज में जितना पानी होता है उसमें से उतना ही पानी उड़ सकता है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि उसका जो है वो पानी कुछ ज्यादा ही उड़ जाए, जितना उसमें पानी है भी उससे भी ज्यादा उड़ जाए। तो फिर यहाँ पे क्या एरर होता, यहाँ पे क्या मसला कराया हमने? यहाँ पे बेसिकली आपका जो है वो मसला ये हुआ है कि आपकी सॉल्ट डिकम्पोज कर गई, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं स्प्लिट कर गई, ठीक है जी। आई डोंट नो व्हाई आई एम राइटिंग इन उर्दू, बट आई होप यू गेट द पॉइंट कि आपके ये मसला हुआ है कि भाई आपकी सॉल्ट डिकम्पोज कर गई। पानी तो नहीं ज्यादा उड़ सकता, पानी तो जितना उसमें था उतना ही हो सकता है। तो भाई इसका मतलब ये मास ऑफ रेजिड्यू कम आया, और मास ऑफ रेजिड्यू क्यों कम आया? क्योंकि आपकी जो सॉल्ट थी वही डिकम्पोज कर गई, वही स्प्लिट कर गई। मतलब जो आप चाह रहे थे कि वो MsO4 हो, वो MsO4 नहीं रही, हो सकता है वो MO और SO2 वाले या SO3 जो है वो हवा में उड़ गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। दिस कुड बी द प्रॉब्लम। तो इसका फिक्स क्या होगा? अब इसका फिक्स जो है वो हमारे पास ये होगा कि हीट फॉर शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम, हीट इट फॉर ए शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम, या फिर जो है वो आप ये लिखेंगे कि जो है वो हीट एट लोअर फ्रेम फ्रेम टेम्परेचर। मतलब आपको स्ट्रांगली हीट करने की जरूरत नहीं है, बस इसको जेंटली ही हीट करें। स्ट्रांगली हीट करने में आपकी सॉल्ट जो है वो डिकम्पोज कर रही है, ठीक है। सो दिस इज दी कंप्लीट जो है वो आपके पास आपका मैं कहूंगा पूरा गाइड विद रिगार्ड्स टू योर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जो भी बातें मैंने आपको प्रैक्टिकल में समझाई, और मैंने दो तीन चार चीजें और एक्स्ट्रा केसेस जो है वो आपको यहाँ पे भी समझा दिए हैं फॉर योर हेल्प, ठीक है। बाकी ये है कि इसके अलावा तो और कुछ इसमें डिस्कस करने को नहीं रहा विद रिगार्ड्स टू ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। बाकी इंशाल्लाह आई विल बी मीटिंग यू ऑल विद सम न्यू प्रैक्टिकल्स वेरी वेरी सून। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।